आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया, भारत ने म्यांमार में घुसकर औकात दिखा दी है कि अगर एंटी इंडिया गतिविधियां करोगे, एक्टिविटीज करोगे, तो ये तुमको झेलना पड़ेगा। भारत एग्रेसिव है इस समय में। और देखिए क्या है ना कि इस समय पाकिस्तान की आईएसआई एक्टिव है ना। और कुछ लोग जो है वो कहते हैं सर इसमें भी बांग्लादेश का लिंक है। बांग्लादेश का हर एक चीज़ में लिंक है, ठीक है। जो भी भारत में एंटी इंडिया एक्टिविटीज चल रही हैं उसमें आईएसआई और अब बांग्लादेश का आपको लिंक मिलेगा ही मिलेगा। इसको आप नकार नहीं सकते हैं, ये सिंपल सी बात है, क्योंकि वो देश बर्बाद हो चुका है बांग्लादेश, ठीक है। तो अब क्या है कि इंडिया ने तगड़ी सर्जिकल स्ट्राइक्स की है, ड्रोन बरसा दिए हैं, ड्रोन्स की बारिश। भी बरसात का मौसम है, आज तो सावन भी शुरू हो रहे हैं, हर हर महादेव। लेकिन इतनी भयानक स्ट्राइक्स की है यहाँ पे, मतलब बादल से पानी नहीं बरसा है, यहाँ पे ड्रोन्स बरसे हैं, बम बरसे हैं। तो भयानक स्ट्राइक की है। और इस समय इंडिया जो है वो कह रहा है कि हमने कुछ नहीं किया, तो कहाँ से ड्रोन स्ट्राइक हुई? जाहिर सी बात है इंडिया का इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा। और ठीक है, अगर है भी तो सही है, क्योंकि हमने कोई यहाँ पे संत साधु नहीं बैठे हैं। ये वो लोग हैं जो इंडिया के खिलाफ एक्टिविटी कर रहे हैं और इनको आईएसआई और बाकी जगहों से फंडिंग मिलती है, चाइना से फंडिंग मिलती है, ये हम सबको पता है। और म्यांमार में हालात कैसे हैं वो भी आपको पता है। हमने इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं, इससे पहले भी जो है हमने हमले किए हैं, लेकिन उस समय सिचुएशन कंट्रोल में था। देखिए क्या है ना कि अगर आप म्यांमार का इतिहास देखो तो म्यांमार में क्या हुआ है। म्यांमार एक देश बना, 1960s में उसको इंडिपेंडेंट मिला, ठीक है। बर्मा था ना पहले, उसके बाद ब्रिटिशर जो है वो छोड़ के गए। पहले तो सब भारत का ही पार्ट था। अब उसके बाद क्या हुआ कि वहां पे तुरंत ही जो आंग सान सू की के पिताजी हैं वो एक डेमोक्रेसी लेके आए, लेकिन तुरंत वहां पे फिर मिलिट्री ने, जो जुंटा है उनकी, तख्ता पलट कर दिया। अब उसके बाद पूरे परिवार को भागना पड़ा। आंग सान सू की भी भागी, यहीं पे पड़ी है वो, भारत में ही, दिल्ली में। फिर उसके बाद ये वापस गई और इन्होंने अपने पिताजी की लेगेसी को आगे बढ़ाया। 888 अपराइजिंग होती है, 8 सितंबर 1988। तो इस अपराइजिंग में ऐसा तूफान आया डेमोक्रेसी का कि म्यांमार बह गया। लेकिन उसके बाद फिर मिलिट्री ने बोला सबको उड़ा दो, तो आंग सान सू की को पकड़ के जेल में डाल दिया। उनको नोबेल पीस प्राइज जो मिला था ना, उसको भी अटेंड करने, हाउस अरेस्ट किया था बेसिकली, उनको भी वो लेने नहीं गई थी। इनफैक्ट उनके पति की जो मृत्यु हुई थी उसको भी वो ब्रिटेन में अटेंड करने नहीं गई थी। तो फिर पूरी दुनिया का प्रेशर बना और 2008 में आंग सान सू की के पास सत्ता आई, ठीक है। तो बेसिकली वही चला रही थी। एक्चुअली संविधान में यहाँ पे मिलिट्री ने चेंज कर दिया था, इसलिए वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाई थी कि अगर आप यहीं के रहने वाले हो और अगर आपकी किसी यहाँ के लोग से शादी हुई तभी जो है वो आप प्रेसिडेंट बन सकते हो। बट उनकी शादी ब्रिटिश नेशनल से हुई थी तो प्रेसिडेंट नहीं बन पाए। बहरहाल सत्ता उनके हाथ में थी। अब उसके बाद देखिए भारत के लिए बहुत अच्छी, क्योंकि कहीं पर भी अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी ना, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी है, जो देश डेमोक्रेसी होगा उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भाएगी। जो देश एक वन पार्टी रूल होगा उसको वन पार्टी रूल भाएगा। ये सिंपल है, जो देश जैसा होगा उसको वैसे ही भाएगा। तो भारत चाहता था आंग सान सू की आए, भारत ने भी मदद की थी, भारत ने भी प्रेशर बनाया तो आंग सान सू की आई। उसके बाद हमने 2015 में सर्जिकल स्ट्राइक की पाकिस्तान से पहले, फिर हमने 2019 में भी की। तो सर्जिकल स्ट्राइक्स की है, बट उस समय आंग सान सू की थी। अब आज से 3 साल पहले 2021 फरवरी में क्या हुआ, आउन हिलियांग जो इनके मिलिट्री चीफ है उन्होंने कर दिया तख्ता पलट। हालांकि इसके संकेत हमको दिखने लगे थे, आंग सान सू की के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए जाने लगे। अब जब तख्ता पलट किया तो ये बैठ गए। अब जब ये बैठे तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने कत्लेआम चालू किया। अब उसके बाद जितने भी बहुत सारे एरियाज है म्यांमार के, रखाइन है, चिन है, इन सब की अलग अलग आर्मी है, सब रेबेल ग्रुप्स हैं, ये सब एक साथ आ गए और इन्होंने एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बना दी, गवर्नमेंट इन एग्जाइल, ठीक है। आंग सान सू की अभी भी जेल में है, मुर्गी पकड़ने के आरोप उनको बंद, मतलब पता नहीं कौन कौन से आरोप इनके ऊपर डाल दिए, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि अब यहां पर लड़ाई शुरू है। हालात अभी अगर बात करें, पिछले 3 साल से सिविल वॉर टाइप की कंडीशन है म्यांमार में। अब अगर अभी बात करते हैं तो म्यांमार में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, हालांकि वो एक ही तरीके से लड़ रहे हैं, लेकिन अब भारत के लिए प्रॉब्लम ये है कि भारत किससे कम्युनिकेट करे। उनकी सरकार चाइना है, चाइना कंट्रोल करता है। अच्छा, उनकी सरकार का काफी एरियाज पे कंट्रोल नहीं है, स्पेशली जो बॉर्डर एरियाज है नॉर्थ ईस्टर्न के या म्यांमार के, वहां पे कंट्रोल नहीं है। अगर आप देखोगे तो कंट्रोल जा चुका है। तो अब प्रॉब्लम ये होती कि ये गोल्डन ट्रायंगल का भी हिस्सा है। अब गोल्डन ट्रायंगल क्या है? लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, ड्रग्स, ओपीएम की खेती, और ये सब भारत में आता है। और उधर गोल्डन क्रेसेंट है, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वहां से ड्रग्स भारत में आता है। तो भारत बीच में सैंडविच्ड है और इसीलिए आपको बहुत सारे राज्यों में ड्रग्स की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट में ड्रग्स की प्रॉब्लम है, इसकी कोई बात नहीं करता है। पंजाब में तो है ही है, जम्मू कश्मीर, राजस्थान में, बहुत जगह, केरल में बहुत बड़ी ड्रग्स की प्रॉब्लम है। तो ये सब कहां से आ रहा है? यहीं से।
अब भाई पहले म्यांमार कंट्रोल तो भारत स्ट्राइक कर देता था। अच्छा एक और अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि यहां अगर आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट रीजन में, तो मैं आपको मैप दिखा देता हूं। इससे पहले बता दूं कि आज आखिरी दिन है चाणक्य नीति कोर्स का, 300 रुपए का कोर्स है। ये टोटल 10 लेक्चर्स मैंने बताया, एक एक लेक्चर जो है 2-2.5 घंटे का, आपको मजा आ जाएगी। स्पिरिचुअल विजडम, हाउ टू बी सुपर रिच, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। मैं आपको मैप दिखाता हूं, ठीक है। ये आप देख रहे हो मैप। अब देखो ये जो मैप है ना, इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको ये दिख रहा है कि ये एरिया जो है, हम लगभग 1700 किलोमीटर का म्यांमार से बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। भारत कितने देशों से बॉर्डर शेयर करता है, चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो अब ये वाला जो एरिया है ना, ठीक है, यहां पे देखिए मणिपुर में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, और नॉर्थ ईस्ट ये म्यांमार वाले रीजन, ये इधर पे इंसर्जेंसी को प्रमोट, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो इनके साथ काम करते हैं। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के देश, बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के रीजन जो है वो आजाद होना चाहते थे। अगर आप चाहेंगे तो मैं पूरा नॉर्थ ईस्ट पे एक अलग लेक्चर बना दूंगा, वरना मल्टीपल बार मैंने बात की है, बताइए कमेंट बॉक्स में आपको पूरा नॉर्थ ईस्ट वगैरह अलग लेक्चर चाहिए। तो अब इसमें हुआ क्या कि भाई ये नागालैंड था, ये पूरा पहले आसाम के ही अंदर आता था, तो फिर उसको धीमे धीमे बांटा गया। बहुत सारी ट्राइब्स हैं यहाँ पे, हजारों ट्राइब्स हैं, तो वो अलग अलग अपनी डिमांड कर रही थी। तो भारत ने फिर अपना संविधान में चेंज किया, आर्टिकल 371 आया, और उसमें जो है इनको राइट्स दिए गए, ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई, 6th शेड्यूल आया, मेनी थिंग्स वर देयर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि हमें देखते हैं कि यहां छोटे छोटे ग्रुप्स बन गए। नागालैंड को एक स्टेट बनाया गया धीमे धीमे, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 1987 आखिरी था अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट बना। तो एक तरीके से नॉर्थ ईस्ट को राज्य दिए गए, जो आप डिमांड कर रहे हैं। हमने लड़ाई नहीं की, हम कर सकते थे लेकिन हमने की नहीं, ठीक है, क्योंकि हमको पता है, हमने आपकी रिस्पेक्ट की। अब बहुत सारे ग्रुप्स आ गए, मिजोरम में अलग ग्रुप है था, मणिपुर में अलग ग्रुप चल रहा है, नागालैंड में अलग ग्रुप चल रहा है, और इधर अरुणाचल प्रदेश तो वैसे स्टेबल ही रहा था यहाँ पे, और अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, ठीक है। और आसाम में भी अलग, तो आसाम का एक ग्रुप था उल्फा, ठीक है, उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, तो ये बहुत ज्यादा एक्टिव था। अब उसके बाद क्या हुआ ना कि नॉर्थ ईस्ट में एक पैटर्न देखा गया, जैसे जैसे भारत सरकार ने नॉर्थ ईस्ट को ज्यादा ऑटोनॉमी दी, ज्यादा उनको राइट्स दिए, तो इनकी डिमांड्स आपकी मान ली गई। जब आपकी डिमांड्स मान ली जाएंगी, 2-3 रह गई थी, तो आपके पास कुछ बचता नहीं है, ठीक है भैया, चलो हमने आपको, आप चलिए ठीक है, आपको पास भी दे दिया। अब आप जाते हैं तो वहां पे आपको पास भी बनवाना पड़ता है, ओके, LPA, तो सब कुछ हमने दे दिया लगभग यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट को, तो इनकी डिमांड जो है वो कम हो गई। और उसके बाद फिर बोला कि चलो कोई बात नहीं है भाई, हमारा देश है और हम भारत के लिए ही काम करेंगे। तो यहां एक पेट्रियोटिज्म की फीलिंग आई। आज मैं तो नॉर्थ ईस्ट जाता रहता हूं, बेहद खूबसूरत है, अनएक्सप्लोर्ड है, बहुत ही सुंदर है भाई, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो इन ग्रुप से टूटे, जो मेन ग्रुप, हर एक राज्य का एक मेन ग्रुप था, उससे टूट के ग्रुप बने। भाई बहुत सारे ग्रुप काम कर रहे थे, रेबेल ग्रुप काम कर रहे थे, उसमें उल्फा से भी एक ग्रुप टूटा। उल्फा ने भी यही बोला था कि भारत से बात कर लेते हैं, लेकिन फिर इससे भी एक ग्रुप टूट के उल्फा आई बना, ठीक है, आई मीन्स इंडिपेंडेंस, वो भारत के लिए, भारत के खिलाफ काम कर रहा है। ऐसे ही नागालैंड में NSCN IM था, इस्साक मुइवा, भारत ने उनके साथ डील साइन कर ली। अभी देखिए आप नॉर्थ ईस्ट भैया बहुत बढ़िया चल रहा है। मणिपुर में भी अब देखिए, मणिपुर में भी रेलवे स्टेशन आ गया है ना। अभी मिजोरम में रेलवे स्टेशन आ गया है, पूरे नॉर्थ ईस्ट को रेलवे से कनेक्ट कर दिया गया। मेघालय बचा है, मेघालय में भी आ जाएगा 3-4 साल में, ठीक है। तो हर जगह रेलवे स्टेशन, रेलवे से कनेक्टिविटी मिल गई है। लोगों को जितना ज्यादा डेवलपमेंट दोगे बढ़िया, तो मणिपुर की भी क्राइसिस जो है वो लगभग सॉल्व होने वाली है। तो यहां पे जितने भी जो ग्रुप्स थे वो यहां से तो ऑपरेट कर नहीं सकते थे, तो ये भाग जाते हैं म्यांमार, इधर से ऑपरेट करते हैं, इधर बॉर्डर एरिया से। और ये यहां इनकी जो रिबेल, अभी जो इनकी रेबेल ग्रुप, कुछ रेबेल ग्रुप्स जो हैं वो इनको हथियार देते हैं, कई बार इनकी सरकार भी शामिल होती है। तो भारत के लिए बहुत सिरदर्दी है ये। यहां पे मणिपुर में भी दोस्तों म्यांमार हाथ था। जब भी ऐसी कोई एंटी इंडिया एक्टिविटी होती है, हिंसा होती है, तो ये सारे ग्रुप्स एक्टिव हो जाते हैं जो भी भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, और ये मदद करने लगते हैं। तो फिर भारत को ये समझ में आया धीमे धीमे कि एक तो यहाँ पे ISI तो एक्टिव है ही है, और साथ ही साथ ये ग्रुप्स भी एक्टिव है, तो इनको सबक सिखाना पड़ेगा। तो भारत ने क्या किया कि बहुत हुआ सम्मान, ये अल्लाह ड्रोन मार दिए। और उसके बाद भाई भारत एक स्टेट, आप उससे तो कभी जीत नहीं सकते। भारत की आर्मी तो दुनिया की सबसे ताकतवर आदमी है, तो उनसे तो आप कभी नहीं जीत सकते। तो अब इन्होंने क्या बोला, एक तो NSCN के ये जो ग्रुप है खपलांग वाला, ठीक है, ये बेसिकली ये लीडर थे, खपलांग और इस्साक मुइवा, पहले साथ में काम करते थे, बाद में दोनों अलग हो गए। क्योंकि एक ग्रुप ने बोला, और यही उल्फा आई के साथ भी हुआ, कि एक ग्रुप ने बोला कि भारत के साथ बात करिए भैया, क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हमको कोई आज़ादी नहीं मिलेगी, साथ में काम करना पड़ेगा।
तो इंडिया ने फिर यही कि ड्रोन स्ट्राइक से जो है मिलिटेंट बेसिस पर कर दी, क्योंकि ये कैसे होता है, ये प्लानिंग होती है, प्रॉपर प्लानिंग होती है। ऐसे ही नहीं कि मुंह उठाए ड्रोन स्ट्राइक कर दी, पहले इस पूरे एरिया को मैप किया जाता है, पहले इनपुट्स निकाले जाते हैं। अब इसमें एनआईए, आईबी, मतलब आरएनएडब्ल्यू, ये सब इन्वॉल्व होते हैं, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी, हमारे जो एसेट्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं कि ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं, ये जितनी भी गतिविधियां हैं, इंटरनल प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, ये सारे इनपुट्स हमारे पास होते हैं। कोई बड़ा हमला होने से पहले इसको रोका जाता है, ठीक है, कि ये हमला हो ही ना, उससे पहले ही इनको इतना मारो कि सही अपने सही रास्ते पे आ जाओ। और ये फिर डर भी जाते हैं कि अब अगर हमने दोबारा ऐसा किया तो भारत फिर मारेगा। लेकिन अब ये प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी होती है कि भैया हमने तो किया नहीं, है ना, पता नहीं कहां से आया, आसमान से आया, भगवान इंद्र ने बरसा दिए ड्रोन, हम वी डोंट नो क्या हुआ है, लेकिन हुआ है और ये सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है। म्यांमार वाले भी चुप है, कह रहे क्या करना है यार, ठीक है, तो नोबडी इज सेइंग एनीथिंग। तो अब यहाँ पे ये जो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड जोन है इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे, वहां पे एक तो स्ट्राइक्स हुई है तगड़े तरीके से, और बहुत सारे और इसमें जो परेश बरुआ हैं उनको भी मार दिया, जो मेन लीडर था वो भी मर गए। और इनमें हायरार्कियल स्ट्रक्चर होता है, अगर आप इनके लीडर को मारेंगे ना तो इनका जो पूरा मूवमेंट है वो 3-4 साल पीछे चला जाता है। नयन आसोम आए हैं, ठीक है, नयन आसोम ये आए हैं। थोड़ा सा लग रहा है कि इजराइल के साथ हमारी दोस्ती ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इजराइल जैसा यहाँ पे जो जैसा मोसाद करती है ना, उस तरीके की स्ट्रैटेजी जो है यहाँ पे अपनाई जा रही है, ठीक है। उसके बाद अल्फा 1 ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर जो है होयाद बस्ती में, और 779 ये वक्थाम बस्ती में, ठीक है, ये इधर म्यांमार बॉर्डर के पास है, वहाँ पे तगड़े हमले हुए हैं। तो अल्फा 1 ने बोला कि मारा है भैया, बहुत मारा है, और हमारे मोबाइल कैंप्स जो है वो बर्बाद हुए हैं, काफ़ी लोग मरे हैं, 19 लोग जो है वो घायल है, हमारे लीडर्स को मारा है। तो लीडर्स को मारना इसका मतलब ये है कि सारे इनपुट भारत के पास थे, यानी कि एक एक की मैपिंग की गई थी, और ड्रोन उसमें आप लगाते हो कोऑर्डिनेट्स कि कहां पे जाएगा वो, हर ड्रोन को आप सेट करते हो। अब कौन से ड्रोन इस्तेमाल किए वी डोंट नो, लेकिन ज़्यादातर ये सुसाइड कामिकाज़े ड्रोन्स होते हैं, आपने इजराइल से खरीदे हैं, खुद भी बनाते हैं आप, तो आप उसको सेट करते हो कि वहां पे ही फटना, नीचे जाना, देखना वही आदमी तभी फटना। तो जाहिर सी बात है एक एक चीज़ की इंफॉर्मेशन थी। और अमित शाह ने भी बोला है ना कि देखिए नक्सली प्रॉब्लम और ये सारी प्रॉब्लम जो है अगले 2 साल में हम सॉल्व कर देंगे, तो हो सकता है उस लिए भी होम मिनिस्टर है वो। उसके बाद सुबह 2 बजे, मतलब रात में 2 बजे से वही, मतलब सुबह ही हो गई तो 4 बजे तक, ये लगभग 2 घंटे में वही, जैसे पाकिस्तान को रात में सूरज दिखा दिया था ना, इनको भी रात में सूरज दिखा दिया, तो जितने भी कैंप्स थे खत्म। तो जाहिर सी बात है। अच्छा, यहाँ के जो रेबेल ग्रुप्स हैं, कुछ रेबेल ग्रुप्स को भारत साइलेंटली सपोर्ट भी करता है। कहाँ के? म्यांमार के, क्योंकि उनके फेवर में है। भाई हमारा जो प्रोजेक्ट्स है, कलादान प्रोजेक्ट हो गया, सितवे, वो सब पड़ा हुआ है। चाइना को IMEC निकालना है, इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि कभी जिंदगी में नहीं बनने वाला। चाइना का अलग प्लान है। भाई हम बॉर्डर शेयर करते हैं तो हमारे लिए म्यांमार और ये बहुत अच्छा रहेगा, और ये लगभग हो ही गया था। लेकिन वही बात है ना कि जब तक वहां पे मिलिट्री रहेगी तब तक हमारे मंसूबों पे पानी फिरेगा। तो ये चीज़ है। तो वही बता रहे कि फ्यूनरल से जो है वो सब कुछ हुआ, और ग्रुप ने बोला है कि जो हमारे 2 सीनियर लीडर जो है उसमें मारे गए। अब भारत से पूछा गया तो भारत ने इसको पूरी तरीके से डिनाई किया कि हमने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि ऐसी चीज़ें और भी होती रहेंगी, और भारत ऐसी तगड़ी प्लानिंग करेगा। अगर आप इस तरीके का काम करोगे और एंटी इंडिया एक्टिविटी करोगे तो आप बचोगे नहीं, ये बट ऑब्वियस है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चाणक्य नीति का शानदार कोर्स आप अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये सारे लेक्चर्स मैंने करवाए हैं, एक लेक्चर 2 से ढाई घंटे का, 600 के करीब वर्सेस। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।